बेटा आज बात करेंगे हम सत्ता और वैधता की। तो सत्ता अथॉरिटी और वैधता लेगिटमेसी। वैसे तो ये चैप्टर क्लास में भी डिस्कस एक बार हो चुका है, लेकिन इसे हम दोबारा से आप लोगों को बता रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट भी है, तीनों सेक्शंस के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आप लोग इसको एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। पहले बात हम करेंगे सत्ता की। सत्ता को राज व्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा कहा जाता है। इसे प्राधिकार भी कहा जाता है, और शाब्दिक दृष्टि से इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लेगिटुमस से हुई है। मध्यकाल में इसे लेगिटिमिटास के नाम से भी जाना जाता था। अंग्रेजी भाषा में इसे लॉफुल कहा जाता है, यानी वैधानिक। सिसरो ने लेगिटिमम शब्द का प्रयोग किया है। लेगिटिमम का अर्थ है विधि द्वारा गठित शक्तियाँ। मार्सिलियो ऑफ पेडुआ ये राजनीति विज्ञान में मध्यकाल के विद्वान माने जाते हैं। राजनीति विज्ञान में विद्वानों को 3 श्रेणियों में रखा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक। तो मार्सिलियो ऑफ पेडुआ ये मध्यकाल के विद्वान राजनीति के माने जाते हैं, और इन्होंने भी इस शब्द की संवैधानिक व्याख्या की है, यानी धर्मशास्त्रीय व्याख्या के आधार पर इसकी संवैधानिक व्याख्या की है। लॉक ने भी, आप लोगों को मैडम ने पढ़ाया होगा, राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत, उसमें आप लोगों ने लॉक को पढ़ा होगा। लॉक ने सहमति और समझौते की धारणा का वर्णन भी इसी के आधार पर किया है। आधुनिक युग में पहली बार इसका व्यवस्थित वर्णन मैक्स वेबर ने किया है। मैक्स वेबर ये कहते हैं कि औचित्यपूर्णता विश्वास पर आधारित होती है, और राजनीतिक व्यवस्था में आज्ञा पालन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। तो सत्ता के साथ साथ हम लोग वैधता की भी चर्चा कर ले रहे हैं। वैधता के बारे में ब्लॉन्डेल ये कहते हैं, उनकी परिभाषा है कि वैधता से अभिप्राय वह सीमा है जिस सीमा तक लोग उस संगठन को जिससे वे संबंधित हैं बिना पूछताछ के स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं। सहमति या स्वीकृति का क्षेत्र जितना विशाल होगा, उस संगठन का उतना ही अधिक औचित्य होगा, औचित्यपूर्ण, लेगिटिमेसी। तो ये ब्लॉन्डन की परिभाषा है। सीधे साधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वैधता का अर्थ उस सहमति या स्वीकृति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में दी जाती है। यानी वैधता का साधारण शब्दों में अर्थ है कि सहमति या स्वीकृति जो राजनीतिक व्यवस्था के लिए लोगों के द्वारा
दी जाती है। वैधता को औचित्य पूर्णता के नाम से भी जाना जाता है। यह धारणा प्राचीन धारणा है और इसी धारणा के साथ प्रभाव सत्ता भी संबंध रखते हैं। लोकतंत्र में वैधता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि लोकतंत्र जन सहमति पर आधारित होता है। बल, दमन आदि के प्रयोग से बहुत समय तक शासन नहीं किया जा सकता है। इसलिए लिप्सट जैसे विद्वान का ये कथन है कि किसी विशिष्ट लोकतंत्र की स्थिरता न केवल आर्थिक विकास पर अपितु वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की वैधता और क्षमता पर भी निर्भर करती है। यानी किसी भी देश में लोकतंत्र तभी सफल और सुचारू रूप से काम कर सकता है यदि वहाँ के कानूनों को लोग माने यानी स्वीकार करें। तो लोगों की सहमति अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एक क्वेश्चन जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, बी सेक्शन में 200 शब्दों में जहां आपको उत्तर देना होता है, वैधता का संकट। तो विगत कुछ वर्षों से यह आशंका व्यक्त की गई कि वैधता के लिए विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वे कानून जो निर्मित किए जाते हैं लोगों के लिए, क्या लोग उनकी पालना करेंगे या क्या लोग उनको नहीं मान रहे हैं? क्या उसका प्रभाव खत्म हो रहा है? तो कोई भी कानून जब तक लोगों के द्वारा मान्य नहीं होता है तब तक उसके अस्तित्व का संकट बना रहता है। इसीलिए प्राय यह प्रयास किया जाता है कि जो भी कानून बने वो जनता के कल्याण को मद्देनज़र रख कर के बनाए जाए, ताकि जनता उसे न केवल स्वीकृत करे बल्कि वो उसे अंगीकृत भी करे यानी अपनाए भी। तो टॉपिक है आपका वैधता का संकट। तो किस प्रकार के संकट दृष्टिगोचर हुए हैं इसकी चर्चा करेंगे इस टॉपिक में हम। तो सबसे पहला है नवीन आस्थाएं। राजनीतिक व्यवस्था में नवीन धारणाएं स्थान ग्रहण की हैं, नवीन धारणाओं ने जन्म लिया है और परिवर्तित परिस्थितियों के साथ ये आवश्यक भी है। किंतु अब यह प्रश्न उठता है कि राजनीतिक व्यवस्थाएं समय के अनुरूप क्या उन नवीन व्यवस्थाओं को स्थान दे पा रही हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राचीन काल में सामान्यतः राजतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलती थी, यानी राजा होते थे और पूरे शासन की बागडोर उनके हाथ में होती थी। जनहित के कार्य राजा के द्वारा किए जाते थे, उनके परामर्श के लिए मंत्री समूह होता था। लेकिन आज वर्तमान में स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि हमको यत्र तत्र यहाँ वहाँ लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिल रही है और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। अगर ये कहीं है भी, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में
तो अगर ये कहीं है भी तो वहाँ ये केवल नाम मात्र के लिए अस्तित्व में है। तो अगर नवीन अवस्थाएं अपना स्थान ग्रहण कर लेती हैं और किसी प्रकार की सहमति या स्वीकृति की समस्या उत्पन्न नहीं होती है तब तो ठीक, लेकिन अगर नवीन अवस्थाएं स्थान ग्रहण नहीं कर पाती हैं, लोग उन्हें नहीं स्वीकृत करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस व्यवस्था के द्वारा जो भी कानून निर्माण का कार्य किया जाएगा उसे जनता स्वीकृत नहीं करेगी। तो ऐसे में समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरी समस्या है प्रमुख परंपरागत संस्थाओं या समूहों के अस्तित्व का संकट। प्रमुख परंपरागत संस्थाओं या समूहों के अस्तित्व का संकट। प्राचीन काल से जो परंपराएं पड़ गई है, पहले की जो संस्थाएं अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, अगर वे संस्थाएं समय के अनुरूप स्वयं की कार्यप्रणाली में परिवर्तन नहीं करती हैं तो ऐसी स्थिति में भी वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अगर वही प्राचीन संस्थाएं, वही प्राचीन परंपराएं अपने आप को नए के अनुरूप ढालने का प्रयास करती हैं तो ऐसी स्थिति में वैधता का संकट उत्पन्न नहीं होता है। अगली समस्या जो आप बताएंगे वो है नए समूहों का राजनीति में प्रवेश से उत्पन्न समस्याएं। यानी नए समूह, नए संस्थाएं, नए संघ संगठन जो राजनीतिक व्यवस्था में पहले दृष्टिगोचर नहीं थे। जैसे पहले मजदूर संघ दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब मजदूर संघ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन संघों संस्थाओं का महत्व स्वीकृत करके इनके परामर्श को भी यदि स्थान दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का संकट उत्पन्न नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में, लिप्सेट का भी यह मत है, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में यदि उभरते हुए समूह और संस्थाओं को स्थान नहीं मिलेगा तो ऐसी स्थिति में यह भी वैधता के लिए संकट, तो यह भी वैधता के लिए संकट है। अगला जो बच्चों आप इसमें बताएंगे समस्या वो है व्यवस्था के प्रति अत्यधिक आशाएं या आकांक्षाएं। तो इस पॉइंट में आप ये बताएंगे कि जो नए समूह राजनीतिक व्यवस्था में स्थान ग्रहण कर रहे हैं उनके संबंध में जनता की आशाएं और आकांक्षाएं यदि अत्यधिक हैं तो ऐसी स्थिति में क्या वो पूरी हो पाएंगी, इस प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। अगला पॉइंट जो आप लोग बताएंगे वो है प्रभाव का अभाव। तो राजनीतिक व्यवस्था में वैधता के लिए यह भी सबसे बड़ा संकट है कि नागरिकों की रक्षा और उनके हित में वृद्धि करने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं, राज्य में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके द्वारा उसका दमन किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह भी वैधता के लिए संकट है। तो इस प्रकार से बेटा आप, यदि आपको बी सेक्शन में वैधता का संकट पूछ लिया जाता है तो आप इसका अर्थ और परिभाषा के साथ ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और बी सेक्शन में और सी सेक्शन में आप इसको फिगर बना करके भी इंडिकेट करेंगे। अब हमने बात की संकट की,
अब हम बात करेंगे उपाय की कि कैसे वैधता के संबंध में जो ये नाना प्रकार के संकट उत्पन्न हुए हैं, इन संकटों को दूर कैसे किया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप इसमें लिखेंगे और बताएंगे वो है नवीन परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन। हम जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए राजनीतिक व्यवस्था में भी सामाजिक आर्थिक दृष्टि से जो परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें स्वीकृत करना चाहिए और उसी के अनुसार लोचशीलता होनी चाहिए व्यवस्था में कि वो उसी के अनुसार कार्य करे ताकि जनता को पूरा लाभ मिल सके। दूसरा उपाय आप बताएंगे परंपराओं की रक्षा। प्रत्येक देश में कुछ ऐसी स्थापित परंपराएं होती हैं जो उस देश की जनता के जीवन का अनिवार्य अंग बन जाती हैं और उन परंपराओं की रक्षा तभी संभव है यदि अधिकारी वर्ग नियमों और कानूनों के साथ उन परंपराओं का भी समावेश करके कार्य करने का प्रयास करे कि वो इस प्रकार से नीतियों को लाए, नीतियों को लागू करे। राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रकार से नीतियां बने और नीतियों को प्रशासनिक अंग के द्वारा इस प्रकार से लागू किया जाए कि परंपराओं की पवित्रता को किसी भी प्रकार की कोई आँच या चोट न पहुँचे। उसके बाद अगला उपाय आप बता सकते हैं वैधानिक व्यवस्था की रक्षा। इसके अंतर्गत आप ये बताएंगे कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कानून निर्माण का कार्य करने वाले अंग की सर्वथा रक्षा बाह्य तत्वों से होनी चाहिए ताकि वो बिना किसी दबाव के जनता के लिए लोकहितकारी नीतियों का निर्माण कर सकें। आज आप लोग जानते हैं दबाव समूह क्लास में डिस्कस हुआ है। प्रेशर ग्रुप इस प्रकार की संस्थाएं हैं, इस प्रकार के समूह हैं जो केवल अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए नीति निर्माण की संस्था और उस संस्था के सदस्यों के ऊपर अनावश्यक दबाव डालने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। अगला जो आप बताएंगे इसमें वो है व्यक्तिगत चमत्कारिक गुणों के माध्यम से भी वैधता के संकट को कम किया जा सकता है और समाप्त किया जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था में ऐसा नेतृत्व, ऐसा व्यक्तित्व हो जिसकी बातें लोगों के लिए, जिसकी बातें उसके अधीनस्थों के लिए निश्चित रूप से बाध्यकारी हो और यह बाध्यता जबरन वाली न हो। यह बाध्यता उनके स्वयं की हो। वो स्वयं यह माने कि हमें उस व्यक्ति विशेष, उस अधिकारी विशेष के द्वारा निर्गत किए गए कानूनों को या नीतियों को सुचारू रूप से लागू करवाने का काम करना है। और जब हम स्वतः किसी कार्य को करने के लिए स्वयं को तैयार कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। व्यवस्था की प्रभावशीलता। अगर राजनीतिक व्यवस्था इतनी सक्षम है कि वो लोगों के जीवन, संपत्ति और उसके हितों की वृद्धि
के लिए सशक्त रूप से काम कर रही है, तो ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव निश्चित रूप से सशक्त रहेगा। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। शुरू में बेटा हमने बात की थी सत्ता की, उसके बाद हमने बात शुरू की वैधता की। तो सत्ता हमारा बीच में छूट गया था, अब हम सत्ता की बात करेंगे, लेकिन वैधता को एक बार हम फिर से रिकॉल कर लें कि वैधता का अर्थ है लेजिटिमेसी, इंग्लिश में लेजिटिमेसी। तो वैधता का अर्थ है सहमति या स्वीकृति जो लोगों द्वारा किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को दी जाती। तो किसी भी देश में लोग किसी भी नीति, किसी भी कानून को, किसी भी प्रशासनिक विभाग में अधीनस्थ अपने से उच्च अधिकारियों की आज्ञा का जो पालन करते हैं, जो उसके संदर्भ में सहमति व्यक्त करते हैं, उन सब का उल्लेख हमें यहाँ पर करना है। तो ये थी वैधता। अब हम बात करेंगे सत्ता की, जिसे कि हमने शुरू किया था। तो सत्ता को राज व्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा कहा जाता है, इसे प्राधिकार भी कहा जाता है। शक्ति, प्रभाव, नेतृत्व इसके उपकरण हैं और नीति निर्माण, समन्वय, अनुशासन, प्रत्यायोजन आदि इसकी राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, जो सत्ता के आधार पर ही संभव हो पाती हैं। लोकतंत्र में सत्ता का अधीनस्थों अर्थात जनता के द्वारा स्वीकृत किया जाना महत्वपूर्ण है। अभी हमने वैधता में भी यही बात की, ठीक है। अब सत्ता की परिभाषा सरल शब्दों में आप कैसे दे सकते हैं? तो सरल शब्दों में आप ये कहेंगे कि सत्ता को निर्णय लेने, आदेश देने, आदेश का पालन कराने वाली उच्च स्तरीय शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। यह है इसका सरल शब्दों में अर्थ। यूनेस्को की एक रिपोर्ट में भी ये स्वीकृत किया गया है कि सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात और औचित्यपूर्ण हो। अब हम परिभाषा की बात कर लें तो फियोल की परिभाषा, वैसे तो आप परिभाषा किसी भी विद्वान की दे सकते हैं किताब से, जो भी आप उपयुक्त लगे, लेकिन यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं फियोल की परिभाषा की। ये सरल भी है, स्पष्ट भी है। हेनरी फियोल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। तो सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि अथॉरिटी यानी सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेश का पालन करवाने की शक्ति भी है। सत्ता के स्रोत या सत्ता के प्रकार आपको पहले भी क्लास में हमने बताया है, मूल रूप से 3 प्रकार के माने गए हैं। एक परंपरागत, दूसरा बौद्धिक और तीसरा करिश्मात्मक। तो परंपरागत ट्रेडिशनल अथॉरिटी, बौद्धिक सत्ता रेशनल अथॉरिटी, इसको लीगल अथॉरिटी भी कहा जाता है, और करिश्मात्मक सत्ता इसको चैरिस्मेटिक अथॉरिटी भी कहा जाता है। तीनों आपको इम्पॉर्टेंट है 2 नंबर वाले सेक्शन के लिए। तो पहले हम बात करेंगे परंपरागत सत्ता की। परंपरागत सत्ता के अंतर्गत आप ये बताएंगे जब अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा सदैव से होता
आया है। तो यह कहलाएगा परंपरागत सत्ता। जब एक अधीनस्थ अपने से उच्च अधिकारी के आदेशों की पालना यह सोचकर करता है कि ऐसा तो हमेशा से होता आया है, इसलिए हमें भी ऐसा करना है, तो यह आएगा परंपरागत सत्ता के अंतर्गत। जैसे पहले राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और राजा का आदेश, ईश्वर का आदेश जनता मानती थी और उसका पालन करती थी। दूसरा है रैशनल अथॉरिटी या लीगल अथॉरिटी, हिंदी में बौद्धिक सत्ता या कानूनी सत्ता। जब हम किसी नियम को या जब कोई अधीनस्थ किसी उच्च अधिकारी के आदेश को इसलिए स्वीकृत करता है क्योंकि वह उसको औचित्यपूर्ण यानी सही मानता है, औचित्यपूर्ण मानता है, तो ऐसी स्थिति में यह कानूनी या बौद्धिक सत्ता कहलाएगा। और यह रूप आधुनिक नौकरशाही में विशुद्ध रूप से दृष्टिगोचर है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, करिश्मात्मक सत्ता, चरिस्मैटिक अथॉरिटी। जब अधीनस्थ अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों की पालना केवल इसलिए करता है कि वह उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। यहाँ व्यक्तित्व वेरी इंपॉर्टेंट है। जब वह इसके व्यक्तित्व से प्रभावित होता है तो उसके आदेशों की पालना करता है, तो ये आएगा आपका चरिस्मैटिक अथॉरिटी में। तो ये बेटा आप लोग याद रखिएगा, 3 प्रकार, सत्ता के 3 प्रकार हैं या 3 स्रोत हैं, सोर्सेज एंड टाइप्स। पहला परंपरागत ट्रेडिशनल, दूसरा बौद्धिक रेशनल या लीगल, तीसरा करिश्मात्मक या चारिस्मेटिक। अब बात करते हैं सत्ता की सीमाओं की। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है तीनों सेक्शंस के लिए, 2 मार्क्स 10 मार्क्स। 50 शब्दों वाले सेक्शन में भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है, जहाँ आपको 200 शब्द में उत्तर देना है वहाँ भी इम्पोर्टेंट है, और जहाँ आपको 500 शब्द में उत्तर देना है वहाँ भी इम्पोर्टेंट है। सत्ता की सीमाएं, तो सबसे पहली सीमा जो आप बताएंगे वो है प्राकृतिक सीमा। इसके अंतर्गत आप ये बताएंगे कि नागरिकों को जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के संदर्भ में जो भी अधिकार मिले हैं उन अधिकारों का उल्लंघन किसी भी सत्ता के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो यह है प्राकृतिक सीमा। आज आधुनिक युग में विशेष रूप से जीवन की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। दूसरा है नैतिक और धार्मिक विश्वास। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था या राज्य में रहने वाले लोग जिन भी नैतिक मूल्यों में विश्वास करते हैं या जिस भी धर्म का वे पालन करते हैं उसके विरुद्ध सत्ता को कोई कार्य करना नहीं चाहिए। यह भी एक सीमा है। अगर उसके विरुद्ध कोई कार्य सत्ता करवाने का प्रयास करेगी तो ऐसी स्थिति में उसकी पालना मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट आप सीमा बताएंगे संस्कृति। संस्कृति लोगों के जीवन के ढंग का नाम है। इसमें कला, साहित्य, धर्म, फैशन, संगीत, आचार विचार सब कुछ सम्मिलित होता है। तो सत्ता को संस्कृति को भी मद्देनज़र रख करके आदेशों को देने का कार्य करना चाहिए ताकि लोगों के सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप न हो। और अगर हस्तक्षेप होता है तो ऐसी स्थिति में उस आदेश की पालना पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अगला जो आप बताएंगे इसमें वो है संविधान, नियम और उपनियम। किसी भी देश के संविधान के बाहर
कोई भी आदेश देने का काम अगर कोई भी संस्था करती है तो ऐसी स्थिति में भी उसकी पालना नहीं होती है। आर्थिक सीमाएं। प्रत्येक राज्य व्यवस्था के आर्थिक साधन और आर्थिक क्षमताएं होती हैं और उन क्षमताओं से बढ़कर उसके ऊपर अगर सत्ता कोई प्रकार का आदेश निर्गत करती है तो ऐसी स्थिति में उसकी पालना नहीं हो सकती है। अधीनस्थों की क्षमताएं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों से केवल उतना ही कार्य ले सकता है जिसको करने में वे सक्षम हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानून। सत्ता को आदेश निर्गत करते समय अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। इस प्रकार के आदेश निर्गत नहीं करने चाहिए जो इनकी सीमाओं का उल्लंघन करते हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में भी उस सत्ता के आदेश की पालना पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है या उसको नाना प्रकार के संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो ये था बेटा अथॉरिटी और लेजिटिमेसी, सत्ता और वैधता। आप लोगों को कोई भी समस्या हो इस टॉपिक में तो आप लोग ग्रुप पर पूछ सकते हैं।